हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम करने वाले हैं ब्रांड मैनेजमेंट सेमेस्टर 8 की जो यूनिट 1 है उसका वन शॉट करेंगे, जिसमें सारा सिलेबस कवर्ड होगा। जो भी टॉपिक्स जो गाइडलाइंस में मेंशन है सारी चीज़ें हम कवर करेंगे वन बाय वन। और ये जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल डिटेल्ड में होगी एंड सिंपल लैंग्वेज में। आई एम सेइंग कि सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ पे बुक के वर्ड्स जो हैं भारी भारी भरकम वर्ड्स वो यूज़ नहीं हुए हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है जो सबको समझ आ सकती है। और सेमेस्टर 8 की जो वीडियोस है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे बन रही हैं। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू मेक दिस वीडियोस। एंड अगर किसी को नोट्स चाहिए तो अभी तक फ्री थे, अब भी फ्री ही है नोट्स। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे नोट्स लें, तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है। एक्चुअली वहाँ पे सारी प्रोसीजर मैंने लिखी हुई है, तो वो आपको पढ़ के देन आपको जैसे जैसे स्टेप्स है वो फॉलो करके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसका प्राइस नहीं है। कुछ रखते हैं 49.99 199, लेकिन मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड कोई भी डाउट हो तो टेल मी। और जैसा भी मतलब रहता है कि हम यूनिट वाइज करेंगे इसको, फिर मैं वन शॉट लेके आऊँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो भी देखना है आपको। और ये अपना सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो एक कमेंट कर देना अगर समझ आए, अगर कोई डाउट है तो भी बता देना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ब्रांड मैनेजमेंट। चैप्टर का जो हमारा बुक है उसका इंट्रोडक्शन है ये एक्चुअली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ब्रांड क्या होती है। तो एक सेकेंड, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ए ब्रांड। तो अगर हम ब्रांड की बात करें, ब्रांड इज़ मोर देन ए प्रोडक्ट नेम। हम सोचते हैं कि ब्रांड क्या होती है, तो मैं पूछूं शूज़ हैं आपके पास, उसकी ब्रांड क्या है, तो आप बोलोगे एडिडास के शूज़ हैं मेरे पास, नाइक के शूज़ हैं, या फिर कुछ और। आपके पास फ़ोन है, एप्पल का है, सैमसंग का, कुछ और का। ठीक है, ये आप बोल दोगे ब्रांड ये होती है। लेकिन नहीं, आपको इतना ही पता है प्रोडक्ट का नेम ब्रांड होती है, लेकिन नहीं, ब्रांड क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी इमेज, जो प्रोडक्ट है उसकी फीलिंग्स, रेपुटेशन कनेक्टेड विद ए प्रोडक्ट और सर्विस और कंपनी, ये ब्रांड होती है। ठीक है, ब्रांड हेल्प करती है कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में एक प्रोडक्ट को, और डिफ्रेंशिएट करने में दूसरे प्रोडक्ट से। जैसे कि फ़ोन है, तो हमारे पास यहाँ पे दो फ़ोन है, एक यहाँ पे एप्पल का फ़ोन है और ये सैमसंग का फ़ोन है। तो इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। हम दुकान में जाके ये थोड़ी ना बोलेंगे फ़ोन दे दो, हम ये बोलेंगे ना जाके हमें एप्पल का फ़ोन चाहिए वो दे दो, या फिर हमें सैमसंग का फ़ोन दे दो। ठीक है, हम स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लेंगे। तो इन दोनों में अब डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि ये एप्पल का है तो इसमें ये फीचर्स हैं, ये सैमसंग का तो इसमें ये फीचर्स हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। कंपटीटर्स कैसे हुए, ये दोनों फ़ोन हैं, दोनों एक ही मार्केट के अंदर है, तो ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर हैं। जैसे आप और आपका क्लासमेट, जो फर्स्ट पोजीशन आती है जिसकी और सेकेंड पोजीशन, दोनों एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं। दोनों को सेम आता है पढ़ने में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो जो फर्स्ट वाला अच्छे से कर लेता है। जैसे एग्जांपल, पेप्सी और कोको कोला बोथ सेल करती है सॉफ्ट ड्रिंक। दोनों कंपनी है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक को बेचती हैं, बट देयर ब्रांड इमेज एंड कस्टमर परसेप्शन आर डिफरेंट। उनकी जो ब्रांड की इमेज है वो अलग है। पेप्सी को कुछ और नाम से जानते हैं लोग, कोको कोला को कुछ और से। जैसे ऐड भी आती है कोको कोला की, पेप्सी की, सलमान खान की और ऋतिक रोशन की, तो ये सारी ब्रांड के अंदर ही आती है आपके। अब ये तो नहीं है आप मीनिंग लिख दोगे और आपको नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। आपको एक अथॉरिटी की डेफिनेशन लिखनी होती है। तो अमेरिकन की जो अथॉरिटी है मार्केटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, तो उसने भी एक डेफिनेशन दी है, तो उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मार्क्स ले सकते हैं। तो ब्रांड एक नेम है, टर्म है, साइन, सिंबल, डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स यूज टू आइडेंटिफाई गुड्स और सर्विसेज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दैम कंपिटिटर्स। तो देखो ब्रांड क्या है, उसके अंदर एक नाम होता है। हाँ, हमने माना ब्रांड में एक नाम होता है, जैसे एप्पल। टर्म होती है, इसके अंदर कुछ चीज़ें मेंशन होती है। साइन होता है, सिंबल भी होता है, यहाँ पे एप्पल का कटा हुआ सिंबल है ना। डिज़ाइन होता है इसका। और ये जो एलिमेंट्स है जब इनको सारे को मिक्स कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, तो इसी को बोलते हैं ब्रांड। उसके बाद आता है नेचर ऑफ ब्रांड। ब्रांड का नेचर क्या होता है, सबसे पहले इंटेंजिबल। ब्रांड कैन नॉट बी ऑलवेज फिजिकली टच। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ब्रांड को टच करके देख सकते हैं। इसके अंदर आता है क्या क्या, इमोशंस आते हैं, ट्रस्ट,
इमेज एंड रेपुटेशन, ब्रांड जो इमेज है, ट्रस्ट है, रेपुटेशन सबसे भी मिलती है। पीपल ट्रस्ट करते हैं एप्पल को बिकॉज उनका क्वालिटी अच्छी है और स्टेटस अच्छा है। तो यहाँ पे एप्पल की ब्रांड वो कैसी है, इमोशन वाली है और वो टच नहीं की जा सकती, ब्रांड को हम टच नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इंटेंजिबल। ठीक है। डायनेमिक, ब्रांड चेंज होती है विद टाइम अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड एंड मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ब्रांड चेंज होती रहती है। जैसे कि इंस्टाग्राम स्टार्टेड ए फोटो शेयरिंग ऐप। पहले जब स्टार्ट हुआ था, जब यहाँ पे क्या होता था, फ़ोटो शेयर कर सकते थे और कुछ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने एडवांसमेंट पे आए और उन्होंने रील्स शेयर करना स्टार्ट कर दिया, स्टोरीज एक्सेट्रा पोस्ट वगैरह भी कर दिया। तो यहाँ पे ये डायनामिक है, जैसे जैसे आपकी कस्टमर की नीड्स वांट्स चेंज होगी वैसे वैसे जो हमारी ब्रांड है वो भी अपनी चीज़ें चेंज करेगी, मतलब ये टाइम के साथ चेंज होती है। तीसरा है वैल्यू एडिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे अपना आता है वैल्यू एडिंग एलिमेंट के अंदर आता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो इंक्रीज करती है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपकी ब्रांड अच्छी है, जैसे कि एप्पल की है, तो क्या करेगी, वो वैल्यू बढ़ा देगी प्रोडक्ट की। ठीक है। नाइक्स यूज आर एक्सपेंसिव बिकॉज कस्टमर पे फॉर ब्रांड वैल्यू ऑल्सो। ठीक है। उसके बाद है परसेप्शन बेस्ड, ए ब्रांड एग्जिस्ट इन माइंड्स ऑफ कंज्यूमर एज वेल। ठीक है। तो मतलब ब्रांड ऐसी होनी चाहिए कि वो कस्टमर्स के माइंड में रहे हमेशा के लिए, मेमोरेबल बन जाए। यूनिक आइडेंटिटी, हर एक ब्रांड की खुद की पर्सनैलिटी होती है और आइडेंटिटी होती है। ठीक है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स की आइडेंटिटी है, वैसे ही एप्पल की आइडेंटिटी है बिकॉज इट्स लग्जरी एंड इसका स्टेटस अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स की आइडेंटिटी भी होती है। अब छोटा सा डिफरेंस है ब्रांड और प्रोडक्ट के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये ब्रांड ये प्रोडक्ट। तो ये एक इमोशनल होता है, फिजिकल वैल्यू होती है, ये फिजिकल आइटम होता है और सर्विस होती है प्रोडक्ट। ब्रांड क्रिएट करता है आइडेंटिटी और ये प्रोडक्ट क्या करता है, सेटिस्फाई करता है आपके नीड्स को। आपने एप्पल ख़रीदा, एप्पल का जो फ़ोन है वो ख़रीदा, तो ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज आपको फ़ोन चाहिए था तो आपने ख़रीद लिया, तो ये आपकी नीड सेटिस्फाई। लेकिन ये क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करता है, आपके स्टेटस को शो करता है कि आप जो हमारे यहाँ पे स्टेटस सिंबल होता है ना, हाई फोन, हाई क्लास, वो सब, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन होती है। ये कैन बी कॉपीड ईजिली, प्रोडक्ट आप कॉपी कर सकते हो, एप्पल का सैमसंग ने कर लिया, सैमसंग का एप्पल ने कर लिया। इसकी यूनिक इमेज होती है, ये फंक्शनल ऑब्जेक्ट होता है। प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फ़ोन होगी, ब्रांड जैसे सैमसंग होगी, एप्पल होगी, तो इनको आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल फ़ोन तो हर कोई बनाता है, नोकिया सब कुछ बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड, ब्रांड के अंदर क्या क्या आता है, तो सबसे पहला एलिमेंट है ब्रांड नेम। नेम इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल एडिडास। गुड ब्रांड नेम वो होता है जिसको हम अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें, मेमोरेबल हो, हमें याद रहे एंड अट्रैक्टिव हो। ठीक है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसके बाद मीनिंगफुल, उसका एक मीनिंग निकलता हो, तो वो गुड ब्रांड नेम होता है। तो यहाँ पे एलिमेंट फर्स्ट है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को, और जैसे कि एडिडास हो गया, और ये हमें हेल्प करता है जैसे कि मतलब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। और गुड ब्रांड नेम वो होता है जो कि हम इजी से प्रोनाउंस कर ले, मेमोरेबल हो, अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल हो, उससे कोई मीनिंग निकले। दूसरा एलिमेंट है लोगो एंड सिंबल। तो यहाँ पे लोगो का मतलब है विजुअल साइन रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड। जो हमने ब्रांड ली उसका जो विजुअल साइन है, जैसे कि एप्पल का लोगो है, वो एप्पल हाफ कटा हुआ है यहाँ से ऐसे, सॉरी मेरी ड्राइंग बिल्कुल ख़राब है, लेकिन जो एप्पल का लोगो है आपको सबको पता है, लोगो हेल्प करते हैं ब्रांड को समझने में, पहचानने में। तो ये हमारे लोगो है, सिंबल यूज़ किया जाता है। कार्स का भी सिंबल होता है, आप कार के सिंबल देखोगे झट से पहचान जाओगे ये कौन सी कार है। टैगलाइन स्लोगन, जैसे कि मेमोरेबल सेंटेंस होना चाहिए जो कि रिलेटेड हो ब्रांड से। जैसे अमूल है, वहाँ पे भी टैगलाइन होता है लास्ट में, द टेस्ट ऑफ इंडिया। नाइक पे होता है जस्ट डू इट। तो ये जो है ना टैगलाइंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ताकि कस्टमर की मेमोरी के अंदर फिट हो जाए। डिज़ाइन और पैकेजिंग, फिजिकल अपीयरेंस और पैकेजिंग की स्टाइल प्रोडक्ट की बहुत मैटर करती है। कोका कोला की जो बोतल उसकी देखो पैकेजिंग कितनी अच्छी है। अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो प्रोटेक्ट होगा, एक तो प्रोडक्ट जो हमारा सामान है उसको कुछ हार्म नहीं होगा एंड अट्रैक्ट करेगा कंज्यूमर्स को। आप ऐसी चीज़ लेना चाहते हो, आज के जो टाइम है उसमें एस्थेटिक्स चीज़ लेना चाहते हैं लोग, और ऐसी चीज़ जो कि आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसको ज़रूर एक बार ट्राई करोगे ही, और ये ब्रांड इमेज को सब्सक्राइब
subscribe to the channel because it's free. I come जो एलिमेंट है वो ब्रांड पर्सनैलिटी, ह्यूमन कैरेक्टराइज करते हैं, जो मतलब ब्रांड के साथ आप कैसे कनेक्ट करते हो जब उसकी आपको पर्सनैलिटी समझ आती है, ठीक है, तब आप उसके साथ कनेक्ट करते हो। जैसे कि डव की पर्सनैलिटी क्या है, वो केयरिंग है, तो कस्टमर्स ओपन चूज़ करते हैं ब्रांड को जो कि उनकी खुद की पर्सनैलिटी से मैच करती है। अब उसके बाद हमने एलिमेंट्स पढ़ लिए, अब आता है कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, हमने अब तक क्या किया, ब्रांड किया, ठीक है, उसके हमने कंसेप्ट किए, मीनिंग किया और फीचर्स किए। अब आता है हमारा जो है कंसेप्ट ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूनिक आइडेंटिटी एंड इमेज फॉर ए प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर के माइंड में एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है और इमेज क्रिएट करनी है एक प्रोडक्ट की, उसी को बोलते हैं ब्रांडिंग। एप्पल ने जैसे क्रिएट कर रखी है, ठीक है, वैसे ही जिसके अंदर आता है नेम, लोगो, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपका नेम, ब्रांड का नेम क्या है, ठीक है, जैसे एप्पल हो गया या फिर कैडबरी लगा लो, उसका लोगो आपको पता है, फिर वो एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है, पैकेजिंग उनकी कितनी अच्छी है और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी कितना अच्छा है, वो कस्टमर से ऐड बनवाते हैं एंड वहाँ पे फीडबैक भी शेयर करते हैं वो। तो ब्रांडिंग इंक्लूड होता है ब्रांड का नेम क्या है, लोगो, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर का एक्सपीरियंस हमने देखा। द मेन पर्पज़ क्या होता है ब्रांडिंग का, कि क्रिएट करना कि आप जो कंपनी है आपको पहचान पाए लोग, आपका जो है आपकी कंपनी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो और वो शो करे अपनी ऑनेस्टी, लॉयल्टी अमंग द कंज्यूमर्स। तो ये मेन ब्रांडिंग का पर्पज होता है और ब्रांडिंग का मतलब भी यही होता है कि क्रिएट करना एक यूनिक आइडेंटिटी और इमेज अपने प्रोडक्ट के लिए माइंड्स ऑफ कस्टमर में, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस। अब ब्रांडिंग करना ज़रूरी क्यों है, तो दोनों के लिए ज़रूरी है, कंपनी के लिए भी और कस्टमर के लिए। अगर आप ब्रांडिंग करते हो, ब्रांडिंग में हमने देखा कि आपने क्या करना होता है, एडवर्टाइज भी करना होता है, पैकेजिंग भी करनी होती है, लोगो, नेम और कस्टमर एक्सपीरियंस भी शेयर करना होता है। तो कस्टमर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ईजी आइडेंटिफाई। अगर आप ऐड निकालते हो इसकी तो हम आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्रांड का नेम होगा तो हम समझ सकते हैं कि फ़ोन एप्पल का है और ये सैमसंग का है, अगर उसका नाम है तो। अगर सिर्फ फ़ोन ही नाम होगा तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस देती है, रिड्यूस करती है कन्फ्यूजन। अब दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों के नाम हैं, दोनों की पैकेजिंग डिफरेंट है, तो हमारे बीच में कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगी। कभी कभार क्या होता है, हम उसकी पैकेजिंग देख के अब प्रोडक्ट को समझ लेते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन रिड्यूस करता है। फिर कंपनी के लिए क्यों ज़रूरी है, एक तो लॉयल्टी क्रिएट करता है, आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करता है, जितनी ज़्यादा पैकेजिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा सेल्स होंगी। कम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे एप्पल का फ़ोन कुछ और तरीके से पैक होके आता है, सैमसंग का अलग तरीके से, तो दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। बिल्ड करता है रेपुटेशन, मार्केट के अंदर आपकी गुडविल बनाता है, रेपुटेशन बनाता है, आपकी इज्जत बढ़ाता है, आप ये बोल सकते हो। अब हमने देखो पहले किया ब्रांड क्या होता है, ठीक है, फिर किया हमने ब्रांडिंग क्या होता है, दैट्स वी हैव अंडरस्टूड। एंड फिर अब हमें मेन जो टॉपिक है ब्रांड मैनेजमेंट ये करना है। यहाँ से जो मेन कंसेप्ट हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो ब्रांड मैनेजमेंट अब हमें करना है। तो ब्रांड मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, कंट्रोलिंग ब्रांडिंग एक्टिविटी टू बिल्ड ए पॉजिटिव इमेज, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए प्लान करना, कंट्रोल करना ब्रांडिंग में कि कैसे हम पैकेजिंग करने वाले हैं, कैसे हम एडवर्टाइज़ करने वाले हैं और क्या क्या लोगो रहेगा, क्या कंपनी का नाम रहेगा, कैसे ये पॉजिटिव इमेज हम बिल्ड कर सकते हैं और हम फीडबैक ले सकते हैं कस्टमर से ताकि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बने। इसका जो मेन एम होता है वो ब्रांड वैल्यू बनाना होता है, कस्टमर की लॉयल्टी लेना होता है। अब नेचर क्या होता है ब्रांड मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला जो नेचर होता है स्ट्रैटेजिक प्रोसेस। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, यहाँ पे पूरी प्लानिंग चलती है। तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है कंप्लीट। कस्टमर ओरिएंटेड, ये फोकस करती है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो चीज़ से। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपकी ब्रांड की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और एक पॉजिटिव इमेज बनेगी लोगों के बीच में। कंटिन्यूअस प्रोसेस है आपको ब्रांड, एक सेकेंड, तो यहाँ पे जो ब्रांड होती है वो कभी भी ऐसा नहीं रहता कि नेवर स्टॉप, मतलब ब्रांड मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होती, हमें कर रहना पड़ता है कि आज एडवर्टाइज़ करवा दिया, फिर से कल एडवर्टाइज़,
फिर पैकेजिंग अच्छी करनी है, देन आगे से फिर जो स्टेप्स हैं ये कंटिन्यूस चलते रहते हैं, एक बार भी हम रोक नहीं सकते इसको, बिकॉज हमारी फिर इसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है। अगर हम उनकी फीडबैक नहीं देंगे तो उनको वैसे प्रॉब्लम आएगी। वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएशन ऐड करती है वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर और कंपनी के अंदर ब्रांड। ठीक है, तो ये नेचर थे ब्रांड मैनेजमेंट के। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, क्यों करना ज़रूरी है ब्रांड मैनेजमेंट और इसके जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है। सो एक तो बिल्ड करती है ब्रांड की अवेयरनेस की ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर, हमें पता चलता है कस्टमर्स को, कस्टमर की लॉयल्टी क्रिएट करती है, इंक्रीज करती है ब्रांड की वैल्यू को, डिफ्रेंशिएट करती है दूसरे कंपटीटर से और पॉजिटिव इमेज बनाती है। देन आपके जो प्रॉफिट हैं वो इंक्रीज होंगे बिकॉज आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, बिकॉज गुड पैकेजिंग है इसीलिए सेल्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर सेल्स इंक्रीज हो रही हैं तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, तो ऐसा होता है। अब इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो ये मार्केट में आपकी पोजीशन बनी रहती है, दूसरा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट हो जाता है कस्टमर के बीच में और आपकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होती है। हाँ, आपकी और आपके जो कंपटीटर हैं वहाँ पे काम करने वाले दोनों के बीच में ये डिफ्रेंशिएट लेके आती है। आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है, इज्जत है, गुडविल, उसको इम्प्रूव करती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है इसके साथ, ब्रांड के साथ। एक बार अगर किसी का नाम चल गया ना तो वो चलता ही रहता है, ऐसा नहीं है बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद है ब्रांड का कंसेप्ट। ब्रांड क्या होती है, ब्रांड का मेन आइडिया क्या होता है, इमेज एसोसिएटेड विद ए ब्रांड इन कस्टमर माइंड। कि आप एप्पल का नाम सुनते हो, एप्पल की जो फ़ोन है उसका नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, वो एप्पल का बैक जो कवर होता है फ़ोन का, वो जहाँ पे एप्पल की जो वो फ़ोटो होती है, हाफ कटा हुआ है एप्पल, कुछ क्या पता कैसा होता है, मुझे भी नहीं पता, यहाँ से कटा हुआ होता है, तो वो जैसा भी होता है आपको वो ध्यान में आता है एप्पल का नाम सुनते ही। तो ऐसी ब्रांड इमेज होती है जो कि कस्टमर्स के माइंड में नाम सुनते ही आ जाए। ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है ब्रांड को। ठीक है, टेस्ला की इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी को, रोलेक्स की और जो लग्जरी है, वैसे ही एप्पल की जो स्टेटस है उसको। फीचर्स क्या होते हैं ब्रांड के कॉन्सेप्ट को, एक तो ये कस्टमर पे फोकस करती है आपको कि कस्टमर कैसा चाहता है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी नीड्स वांट्स क्या है, उसके ऊपर ये फोकस करती है। देन आपका जो ब्रांड है वो बनती है। फिर ये आपके साथ इमोशनल कनेक्शन बिठाती है, कस्टमर और जो मैनेजर हैं उन दोनों के बीच में, या फिर कंपनी बोलते हैं, इनके बीच में इमोशनल कनेक्शन होता है। एक ब्रांड बिल्ड करती है आइडेंटिटी, आपकी मार्केट में कैसी आइडेंटिटी है ये आपकी ब्रांड से पता चलती है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को करती है, जैसे दो फ़ोन है तो दोनों की अलग अलग ब्रांडिंग है तो दोनों को डिफरेंशिएट करती है ब्रांडिंग। उसके बाद लॉन्ग टर्म नेचर में होती है, ये प्लानिंग करके बनाना होता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए। आज आपकी रेपुटेशन बन गई जैसे कि टाटा की, आज भी हर घर में नमक टाटा का ही आता है। आज रेपुटेशन है तो कल भी रहेगी, ऐसा नहीं है रेपुटेशन ख़राब हो गई। जब तक आप कुछ कांड ना करो तब तक तो ख़राब नहीं होती, बट हाँ चलती रहती है। रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लॉन्ग टर्म नेचर के लिए होती है ये। उसके बाद क्या हो, कंपोनेंट्स होते हैं ब्रांड कंसेप्ट के। तो ब्रांड कंसेप्ट के कुछ कंपोनेंट होते हैं जिसमें आता है पहला फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट फोकस करता है प्रैक्टिकल बेनिफिट पे और परफॉर्मेंस कैसी है उस प्रोडक्ट की। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे हाउ द प्रोडक्ट सोल्व कस्टमर प्रॉब्लम एंड सेटिस्फाई नीड। कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मतलब यहाँ पे कि कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सोल्व करता है ये प्रोडक्ट और क्या उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। हाउ द प्रोडक्ट सोल्व कस्टमर प्रॉब्लम, कैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व कर पा रहा है और क्या उनकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो ये फोकस करता है। कस्टमर उस ब्रांड को चूज़ करेंगे जो कि क्वालिटी उसकी अच्छी हो, जिसमें एफिशिएंट हो, ड्यूरेबिलिटी हम यूज़ कर पाएँ उसको और यूज़फुल हो वो, ऐसा नहीं है पैसे वेस्ट हो गए। तो डिटोल गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, ये तो ऐड आती रहती है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए और सेटिस्फाई कर पाए उनकी नीड्स को। जैसे डिटोल होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमारी प्रॉब्लम्स है कि हमें कीटाणु ना लगे, तो वो डिटोल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सो हम उसका यूज़ करते हैं। तो ऐसा फंक्शनल कंपोनेंट होता है ब्रांड का। तो आप जब भी ब्रांड बनाते हो तो आपको ये ध्यान में रखनी होती है चीज़ें। फिर है इमोशनल कंपोनेंट, उसके अंदर आता है कि फोकस करता है फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पे, कनेक्शन विद ए ब्रांड। ये क्रिएट करता है इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन कस्टमर एंड ब्रांड थ्रू एडवर्टाइजमेंट, एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन। जैसे आप यूट्यूब पे ऐड आती है या फिर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड आती है, उसके अंदर क्या होता है
दो होते हैं, एक तो ऐड करने वाला और एक ब्रांड होती है। तो दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, कस्टमर जो वो कनेक्शन बिल्ड करती है उसी को बोलते हैं इमोशनल कंपोनेंट। जैसे कि कैडबरी को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, हैप्पीनेस के साथ। और एक वो भी ऐड आती है किटकैट की, जिसमें हैव ए फन ब्रेक कुछ करके आता है, जिसमें वो बैठा रहता है और फिर सब आते हैं OTP मांग रहे हैं, कोई किसी का मैसेज नहीं किया उसने रिप्लाई, पोस्ट को लाइक नहीं किया, कुछ वो लोग बोलते रहते हैं। तो फिर वो कहता है हैव ए शॉर्ट ब्रेक, मतलब किटकैट खाओ वगैरह कुछ। तो ये क्या होता है, इमोशनल कंपोनेंट होता है आपका, हैप्पीनेस से कनेक्ट करते हैं। आफ्टर दिस वी हैव सिम्बॉलिक कंपोनेंट, ये रिप्रेजेंट करता है सोशल इमेज, पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल, स्टेटस को। जैसे जो भी BMW की कार्स हैं वो लग्जरी को शो करती हैं, आपके स्टेटस सिंबल को शो करती है कि आपकी सोसाइटी में कितने लेवल पे हो आप। अगर आपके पास वो कार्स हैं तो इट मीन्स आपकी हाई क्लास है। तो कस्टमर यूज़ करते हैं ब्रांड्स को जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और अपनी इम्प्रूव करने के लिए, सोशल आइडेंटिटी के लिए। ठीक है, तो ये है सिम्बॉलिक कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट हो गए, फंक्शनल, इमोशनल, सिम्बॉलिक। डन। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ ब्रांड कंसेप्ट। कितने टाइप के ब्रांड कंसेप्ट होते हैं? पहला फंक्शनल ब्रांड कंसेप्ट होता है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे फंक्शनल ब्रांड कंसेप्ट और यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट, डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों डिफरेंट है। तो फंक्शनल ब्रांड कंसेप्ट क्या होता है? ये मेनली फोकस करता है कि प्रोडक्ट जो है हमारा मार्केट के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्वालिटी कैसी है एंड यूटिलिटी कैसी है, क्या वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है एफिशिएंटली, एंड क्या उनको जो प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर पा रहा है। देखो, द पर्पज़ क्या होता है कि सोल्व करे वो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को एफिशिएंटली, एंड जो वो प्रोवाइड करे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, ये मेन पर्पज़ होता है। तो क्या वो पूरा कर पा रहा है इस पर्पज़ को? तो ये क्या होता है, फंक्शनल ब्रांड कंसेप्ट। कस्टमर चूज़ करते हैं फंक्शनल ब्रांड्स को बिकॉज दे आर रिलायबल, यूज़फुल एंड इफ़ेक्टिव होते हैं डेली लाइफ में। तो उसके बाद आता है जैसे कोलगेट की जो ऐड आती है डेंटल प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको यूज़ किया जाता है बिकॉज वो आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही है। जो अगर आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो ही सॉल्व कर पाती है, तो इसीलिए ये यूज़ की जाती है। उसके बाद आपके पास सेकंड जो है इसका टाइप, वो है सिम्बॉलिक ब्रांड कंसेप्ट। यहाँ पे आपका आता है कि सिंबॉलिक ब्रांड कंसेप्ट फोकस करता है सोशल अप्रूवल पे, प्रेस्टीज पे, सेल्फ इमेज एंड स्टेटस। दीज ब्रांड्स हेल्प कस्टमर्स एक्सप्रेस देयर पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल। जिसके आप जैसी लग्जरी प्रोडक्ट है वैसे ही एक आपका कुछ भी चीज़ लगा लो, जैसे BMW की कार है तो वो लग्जरी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास होगी तो आपकी सोसाइटी के अंदर एक अलग वैल्यू होगी। आप क्यों खरीदते हो? एक्सप्रेस करने के लिए कि आपके पास भी कुछ मतलब लाइफस्टाइल है, आपके पास भी लग्जरी चीज़ें हैं, आप सोसाइटी में मायने रखते हो, ऐसा कुछ रहता है ना। तो ये लग्जरी, फैशन और सोशल आइडेंटिटी से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ब्रांड कंसेप्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये फोकस करता है कस्टमर के एक्सपीरियंस कैसे हैं, इंजॉयमेंट, फीलिंग एंड सेंसरी सेटिस्फेक्शन उनका कैसा है। तो ये दीज ब्रांड्स ट्राई टू क्रिएट मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स। ऐसा एक्सपीरियंस जो है हमारा क्रिएट करें जो कि मेमोरेबल हो कस्टमर्स के लिए। इसका मेन जो एम होता है वो प्रोवाइड करना प्लेजर, एक्साइटमेंट, फन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन अपने कस्टमर्स को, जो कि एक्सपेरिमेंटल मतलब इमोशन से रिलेटेड। जैसे डिज्नी प्रोवाइड करता है मैजिकल एक्सपीरियंसेस। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड कंसेप्ट। हमने टाइप कर लिया कंसेप्ट के जो कंपोनेंट्स वो भी कर लिए, मीनिंग कर लिया। अब है इंपॉर्टेंस। यहाँ पे क्रिएट करता है स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन, आपकी मार्केट के अंदर अच्छी सी पोजीशन रहती है। हेल्प करता है कस्टमर को समझने के अंदर। बिल्ड करता है लॉयल्टी। इम्प्रूव करता है आपकी कम्युनिकेशन, मैनेज जो आपकी कंपनी है और प्लस आपके जो कस्टमर है उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के चलता है। इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है किसके थ्रू? इसके थ्रू, एक्सपेरिमेंटल ब्रांड कंसेप्ट के थ्रू। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ ब्रांड। कैसे इवैल्यूएशन हुआ ब्रांड का? तो यहाँ पे हमें इवैल्यूएशन पढ़ना है। तो ब्रांड इवैल्यूएशन का मतलब होता है मेजर करना उसकी स्ट्रेंथ, वैल्यूम, परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये, और वैल्यू, परफॉर्मेंस। द ब्रांड इवैल्यूएशन का मतलब होता है मेजर करना स्ट्रेंथ, वैल्यू एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए ब्रांड। कोई भी ब्रांड है उसकी क्या स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, क्या उसकी वैल्यू है एंड क्या उसकी परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर। तो ये क्या होता है? इवैल्यूएशन, मेजर करना इन चीज़ों को, वो होता है इवैल्यूएशन। ये हेल्प करता है कंपनीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि कस्टमर क्या चाहते हैं और मार्केट की पोजीशन क्या है, आपके प्रोडक्ट की पोजीशन मार्केट के अंदर कैसी है
और कस्टमर्स की नीड एंड जो वांट है वो क्या है, तो उसको समझ के या ये जो प्रोडक्ट है आपके कस्टमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पा रहा है, तो आपको ऐसा देखना होता है इसके अंदर। स्टेजेस इन इवेल्युएशन ऑफ ब्रांड, तो 3-4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इन दिस स्टेज कस्टमर रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट थ्रू इट्स नेम, सिंबल, लोगो, पैकेजिंग, कलर एंड सिंबल। मतलब आप इसके अंदर क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो किसी भी प्रोडक्ट को यूजिंग उसका नेम, लोगो, पैकेजिंग, कलर एंड सिंबल। ओके, हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं गूगल ओपन कर लेती हूँ, मैं आपको चीज़ें शो करके दिखाऊंगी लाइव यहाँ पे। सो 1 सेकेंड वेट करना। सो अभी यहाँ पे देखो आपको मैंने कहा कि प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ पे ये देखो इमेजेस हैं, आई होप विजिबल होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो कितनी इमेजेस हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये इमेज आपको शो करूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो आपको क्या देखना है, पहले नेम देखना है, देन लोगो, देन पैकेजिंग और कलर और सिंबल। तो यहाँ पे पहले इसका नेम देखो, क्या है नेम, ठीक है, यहाँ पे आपका नेम है कैडबरी, इसका मेन जो लोगो है, ब्रांड का नेम कैडबरी है कंपनी का। फिर लोगो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। देन पैकेजिंग इसकी ये बॉक्स में है एंड ऐसे है ये, ठीक है, आपने देख लिया। कलर इसका देख लिया, देन सिंबल देख लिया कि कैसे इसको डिनोट किया गया, आपने देख लिया, ठीक है। ये है आपकी कैडबरी की। नेक्स्ट आपने अगर देखें तो हम नेस्ले की देखें, तो इसका देखो बिल्कुल अलग है, वहाँ पे कलर अलग था, इसका बिल्कुल कलर अलग है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करो अब आप, सिंबल दोनों का अलग यूज़ किया गया है। और यहाँ पे देखो पैकेजिंग डिफरेंट है दोनों की, लोगो भी डिफरेंट है, कैडबरी का अलग है, नेस्ले का अलग है। तो ऐसे आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर मैं ये नाम ना भी बताती तो आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते थे, बिकॉज आप नेम देख के, लोगो, पैकेजिंग, कलर, सिंबल देख के आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये था इतना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन अगर कर सकते हो तो ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा और कस्टमर को ध्यान रहेगा ब्रांड ईजिली। जैसे अभी क्या होता है, मैं कई बार अपनी जो माजी होती हैं, दादी वगैरह, उनको भेजती हूँ सामान लेने के लिए कि मुझे इस टाइप की ये चीज़ चाहिए। वो बोलेंगे कि कैसा दिखता है ये, मतलब क्या बोल के लेके आना, या फिर पर्ची पे लिख दो, या फिर बताओ कि कैसा दिखता है। तो मैं उनको फ़ोन पे दिखाती हूँ, ऐसा दिखता है, ये लेके आना है, तब वो समझ जाती है। लेकिन उसका नाम तो उनको पढ़ना नहीं आता, तो इसीलिए ब्रांड हेल्प करती है। और ऐसा नाम रखो ताकि सबको याद हो सके, ईजी टू प्रोनाउंस हो। अब ऐसा नाम नहीं रखना जो कि बड़े लोग तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे, उनकी तो प्रोनाउंसिएशन गई। तो ऐसा रखो कि सब प्रोनाउंस कर पाए, ठीक है। तो पीपल कैन ईजिली रिकॉग्नाइज पेप्सी थ्रू ब्लू रेड लोगो पैकेजिंग। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम इसको पर्पल कलर से, यहाँ पे रेड कलर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं दोनों को ईजिली। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है डिफ्रेंसिएशन। एट दिस स्टेज कस्टमर अंडरस्टैंड करता है कि कैसे ब्रांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपटीटर। तो अब ये दोनों कंपटीटर हैं, ये कैडबरी वाला है, ये नेस्ले, दोनों कंपटीटर है एक दूसरे के। तो कैसे कस्टमर आइडेंटिफाई करेगा कि दोनों कैसे अलग हैं? तो ये क्वालिटी के ऊपर बेस हो सकता है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन से ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, किसका प्राइस कैसा है, किस में ज़्यादा इनोवेशन है और कैसी सर्विसेज ये दे रहे हैं। क्या पता कैडबरी की चॉकलेट 10 की हो और वो 15 की हो, तो जो इसी आपको बेटर लगेगी आप लोगे। क्या पता 15 वाली ज़्यादा टेस्टी हो तो आप 15 वाली पे भी जा सकते हो। तो एग्जाम्पल ये रहा। उसके बाद है थर्ड, ट्रस्ट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इन दिस स्टेज कस्टमर बिगिन टू ट्रस्ट ब्रांड बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अब आपके फ्रेंड ने बताया कि भाई कैडबरी की चॉकलेट बहुत मस्त आती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो आपको क्या रहेगा, उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, तो क्या पता मेरा भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहे। उसने क्वालिटी अच्छी बताई, उस दोस्त का पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, तो मैं भी ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई, ठीक है। तो आप कैडबरी की ट्राई करोगे, आपको मार्केट में वो दोनों चीज़ शो करेंगे, नेस्ले की और कैडबरी की, लेकिन आप सोचोगे कि मेरी फ्रेंड ने बोला था कैडबरी की अच्छी आती है तो मैं कैडबरी का लूँगा, नेस्ले की क्या पता ख़राब आती हो। तो ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है। तो फिर हो गया लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, ये शो करता है, इसमें एग्जांपल हमने देख लिया। उसके बाद है इमोशनल ब्रांडिंग स्टेज। दिस इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ब्रांडिंग इवैल्यूएशन वेयर कस्टमर्स डेवलप इमोशनल अटैचमेंट विद ब्रांड। कस्टमर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं इमोशनल अटैचमेंट विद ब्रांड। कस्टमर फील करते हैं पर्सनली कनेक्टेड विद द ब्रांड एंड लॉयल टू द ब्रांड। जिससे क्या होता है,
आपको ऐसा फील होता है कि हाँ ये मतलब बहुत अच्छी चॉकलेट है, मतलब आपको कभी भी दुख होता है ना तो आप चॉकलेट, मैं तो हमेशा ट्राई करती हूँ, कभी भी सैड मोमेंट है तो मैं चॉकलेट खाने को ट्राई करती हूँ, हमेशा हैप्पीनेस आती है, तो इसीलिए आप ट्राई ज़रूर करना। तो ऐसे इमोशनल ब्रांडिंग स्टेज होता है, यहाँ पे आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है उस चीज़ से पर्टिकुलर से। उसके बाद आता है मॉडर्न व्यू ऑफ ब्रांडिंग, कि आज हम इस ज़माने में कैसे ब्रांडिंग को देखते हैं, पहले कैसे देखते थे अर्लियर, और जो आज है टुडे वो कैसे देखते हैं, मॉडर्न व्यू ऑफ ब्रांडिंग। तो मॉडर्न ब्रांडिंग फोकस करती है कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, इमोशनल कनेक्शन कैसा है, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस कैसी है और ब्रांड की वैल्यू कैसी है, इन चीज़ों को ध्यान में रखती हैं। आज की ब्रांडिंग सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट की रिलेशनशिप कैसी है और कैसा एक्सपीरियंस है, नहीं, यहाँ पे सोशल मीडिया की प्रेजेंस भी देखी जाती है कि कितनी ऐड आ रही हैं, कैसे क्या वहाँ पे व्यूज़ और लोगों की जो फीडबैक है वो कैसी है, ब्रांड की वैल्यू क्या है, ये सब देखी जाती है। ठीक है, जैसे कि नाइक है वो यूज़ करता है सोशल मीडिया के कैंपेन्स, इंस्पिरेशन, स्टोरी टेलिंग्स कनेक्ट करने के लिए कस्टमर्स के साथ वर्ल्ड वाइड इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। और अगर कोई ब्रांड इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो जाती है ना तो वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। फीचर ऑफ मॉडर्न ब्रांडिंग, तो आज के ज़माने में हम फोकस करते हैं कस्टमर की इंगेजमेंट पे, थ्रू किसके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, फिर है डिजिटल मार्केटिंग, फोकस होता है डिजिटली करते हैं हम, ऐड वगैरह निकालते हैं। इमोशनल कनेक्शन करते हैं किसके थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू। तो आप ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया का प्रेजेंस है, हम फीडबैक लेते हैं उनसे। और यहाँ पे पर्सनलाइज कम्युनिकेशन होती है, कई बार तो हम पर्सनलाइज कम्युनिकेशन भी करते हैं किसके थ्रू, यहाँ पे रिटेलर आपकी हेल्प करता है, शॉपकीपर वाला हेल्प करता है, होलसेलर वाला हेल्प करता है कि कैसे क्या मार्केट में इसका काम चल रहा है। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं ब्रांडिंग के अंदर, सबसे पहला तो हाई कंपटीशन, बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। दूसरा चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर की प्रेफरेंस नीड्स जो हैं चेंज होती रहती हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी, फिर मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो हम एक्सप्लेन करते हैं इनको। हाई कंपटीशन, बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जो कि compete करती है सेम मार्केट में, चॉकलेट का एक मार्केट है, उन दोनों में देखो सिर्फ 2 ब्रांड्स नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं, लेकिन जानते कौन है, कैडबरी को जानते हैं, नेस्ले को जानते हैं। तो इन दोनों में अब अपनी ब्रांड अच्छी बना रखी है, अमूल को भी जानते हैं लोग, सबको जानते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन ज़्यादा है तो हाई कंपटीशन है, ये चैलेंज आ गया आपका। दूसरा चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता रहता है जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे था वो कल वो, ऐसा शिफ्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, नेगेटिव पब्लिसिटी, अगर आपके बैड रिव्यूज़ आए हैं उसके ऊपर, जैसे अमेजोन वगैरह पे, फ्लिपकार्ट पे, अगर आप कुछ चीज़ परचेज करते हो देन आप रिव्यू डालते हो, फीडबैक डालते हो, तो वहाँ पे बैड रिव्यू हैं तो क्या होगा, डिमेज, आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है वो डैमेज हो जाएगी। जैसे कि आप कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हो, जैसे कि आप स्टडी टेबल बाय करने जाते हो, आपने देखा कि वहाँ पे जो स्टडी टेबल है, लेट मी शो यू। तो देखो अभी हमने बात की स्टडी टेबल की, तो देखो मैंने यूट्यूब उस पर गूगल पे निकाली स्टडी टेबल, अमेजोन पे है ये आपकी, तो यहाँ पे इसके रिव्यू देखते हैं हम लोग कैसे हैं। तो देखो आपको अगर बैड रिव्यू होंगे तो आप वो खरीदोगे नहीं, यहाँ पे देखो इसकी इमेजेस भी हैं पहले, देन यहाँ पे रिव्यू हैं, लाइट वेट है, ड्यूरेबिलिटी है, वर्थ फॉर मनी है, ठीक है, गुड है, हेल्पफुल है ये। फिर उसके बाद है वेरी गुड प्रोडक्ट इस प्राइस के लिए, बट एक जहाँ पे ये लेग होल्डर्स है उसमें प्रॉब्लम्स है, ठीक है, यहाँ पे बैड रिव्यू हो गया, तो आप नहीं लेने जाओगे अगर आपको ये दिखेगा तो। फिर यहाँ पे आपका और भी है, लो स्क्रू बैड प्रोडक्ट, तो ये भी नहीं लोगे आप। ऐसी आपको अगर दिखती है ना कि ये हेल्पफुल नहीं है, इसकी अगर आप जैसे ये 600 रुपये में लेट से, तो आप सोचोगे 1000 रुपये नहीं 100 रुपये और लगा के 700 रुपये में इससे अच्छी आ जाएगी जिसमें सारे बढ़िया रिव्यू आए हुए हैं। तो आप बैड रिव्यू वाली चीज़ नहीं लोगे तो वो क्या करेंगी, डैमेज करेंगी ब्रांड के जो इमेज है उसका। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करने में क्वालिटी, हर जगह पे सेम क्वालिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए कंसिस्टेंसी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, ब्रांड को अडेप्ट करना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं है पीछे ही रह गई, तो जैसे जैसे चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी वैसे वैसे आपको अडेप्ट करना चाहिए। तो ये चैलेंजेस थे। उसके बाद आती है अपॉर्चुनिटीज़ इन ब्रांडिंग। मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है चैलेंजेस के साथ साथ, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो आपको जो अलाउ करते हैं रीच करने में ग्लोबल ऑडियंस, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे
इंडिया के लेवल पे तो आप थे ही, अब वर्ल्ड लेवल पे भी इंटरेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स, सोशल मीडिया के थ्रू, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ई कॉमर्स। बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके आ चुके हैं आज मार्केट के अंदर, जिसमें आपकी ब्रांड ग्रो हो सकती है क्विकली और आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हो। जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, जो कि आप पैराग्राफ में लिख के पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हो, आपको ये लिखना है, देन आपको इसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे करना है, ठीक है। मैं हर वीडियो में समझाती हूँ कैसे एक्सप्लेन करना है। तो मेजर अपॉर्चुनिटी, एक तो ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंशन हो सकता है, आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डिजिटल ब्रांडिंग हो सकती है, आप एडवर्टाइज निकाल सकते हो। डिजिटल मतलब सोशल मीडिया थ्रू, यहाँ पे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक यहाँ पे हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कोलेब्रेशन, जैसे कि फुकरा इंसान है या फिर जो भी हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, सौरव जोशी, एलवीस यादव, ये यूट्यूबर्स हैं, इनके साथ आप कोलैबोरेशन करो और आप इनको कहो कि रिव्यू करो। जैसे फुकरा इंसान, निश्चय मलान, ये जो सारे हैं ना, अभी फ़िलहाल वो सैमसंग की ऐड पे अटके हुए हैं, सैमसंग गलेक्सी की ऐड कर रहे हैं फ़ोन की। तो कोई भी वीडियो देखोगे ना, उसमें पक्का ऐड पाएगी उसकी, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो। एंड पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो, स्पेसिफिक किसी की एडवर्टाइज, जैसे डिटोल की आती है या फिर यहाँ पे उसकी शैम्पू की आती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की आती है यहाँ पे। फिर बेटर कस्टमर इंगेजमेंट हो सकती है इससे। स्मॉल बिजनेस टुडे कैन बिकम वर्ल्ड फेमस थ्रू इंस्टाग्राम और यूट्यूब मार्केटिंग। अगर आपने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप किसी इन्फ्लुएंसर से जाके मिलो और कोलैबोरेशन करो और आप कहो कि मेरी ऐड करो, आप एक वीडियो में मुझे दिखाओ, ठीक है। तो क्या होगा, आप वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। लेट्स से फुकरा इंसान के सब्सक्राइबर्स हैं 38 मिलियन, आज्यूम कर रहे हैं इतने नहीं है, बट लेट्स से हो जाएं इतने और हैं, तो क्या होगा, आपको 38 मिलियन लोग देखेंगे और क्या पता उससे ज़्यादा भी लोग देखें, तो क्या होगा, ये आप फेमस बन सकते हो वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ब्रांडिंग आपको। उसके बाद आता है ब्रांड आइडेंटिटी। इस विजिबल इमेज होती है किसी भी, जैसे कि हम माने तो यहाँ पे अगर आपकी एक ब्रांड है, तो उसकी जो विजिबल इमेज होती है, जैसे कि हमने वो हटा दिया यहाँ पे, उसमें लोगो आता है, कलर आता है, डिजाइन, सिंबल और कम्युनिकेशन आती है। ये शो करती है कि हाउ ए कंपनी वांट कस्टमर टू सी द ब्रांड, कि जो कंपनी है वो कैसे चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट को जो लोग हैं वो कैसे देखें। जैसे कि एप्पल का लोगो है, सिर्फ लोगो है, वहाँ पे मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, छोटा सा लोगो है और कुछ वहाँ पे नहीं है। प्रीमियम पैकेजिंग है और एप्पल का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करता है। फीचर्स क्या होते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के, सबसे पहले यूनिक अपीयरेंस सबसे यूनिक होती है। शुड बी डिफरेंट फ्रॉम कंपिटिटर्स, ऐसा नहीं है कि आपके कंपिटिटर्स भी सेम यूज़ करें, नहीं, ये डिफरेंट होनी चाहिए ताकि लोग पहचान सकें। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, ऑल ब्रांडिंग एनिमल्स शुड कम्युनिकेट ए कंसिस्टेंट मैसेज अक्रॉस एवरी प्लेटफॉर्म सच एज एडवर्टाइजमेंट, वेबसाइट, पैकेजिंग, सोशल मीडिया। मतलब अगर आपने वो चीज़ यूट्यूब पे निकाली है या फिर किसी वेबसाइट पे पोस्ट की है या फिर एडवर्टाइज निकाली, उसकी सबका एक ही मैसेज होना चाहिए कि ये हैप्पीनेस देगी, इसको खरीदो, या फिर कुछ और। कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है ये चीज़ डिफरेंट मैसेज दे रही है, ये चीज़ डिफरेंट मैसेज दे रही है। पहले अपना गोल फिक्स करो कि आप चाहते क्या हो। मेमोरेबल, ए गुड ब्रांड नेम शुड बी रिमेन इन कस्टमर मेमोरी फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे कि नाइक का लोगो है जस्ट डू इट, स्लोगन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है वर्ल्ड वाइड पे ये। अमूल का है द टेस्ट ऑफ इंडिया। इमोशनल अपील, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी होगी तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करेगी कस्टमर के साथ, जो कि इन्फ्लुएंस करेगी कस्टमर के फीलिंग्स को, बिहेवियर को। जैसे डिज्नी है, वहाँ पे हम सीरियल्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं डिज्नी पे, तो फीलिंग है जो कि इमेजिनेशन और चाइल्डहुड मेमोरीज़ की। रिफ्लेक्ट करती है ब्रांड वैल्यूज़, ब्रांड आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट करती है मिशन, वैल्यू एंड पर्सनैलिटी कंपनी की क्या है। जैसे टेस्ला है, आइडेंटिफाई करती है इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका मेन मुद्दा क्या होता है, वो क्रिएट करना एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर की, इस चीज़ के बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना कस्टमर्स के दिमाग में। पहला ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएट करना ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, ब्रांड आइडेंटिफाई हेल्प कस्टमर रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट क्विकली इन द मार्केट। अब जो कैडबरी की चॉकलेट है और नेस्ले की जो है, दोनों की डिफरेंट है, लेकिन पैकेजिंग अलग है, तो आपकी जो ब्रांडिंग है वो अलग है, आप दोनों एक दूसरे को आसानी से पहचान सकते हो। जैसे कि पीपल कैन आइडेंटिफाई एडिडास प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स 3 स्ट्रैप डिज़ाइन, वो 3 डिज़ाइन है ना, 1, 2 एंड जो 3 वाला है, तो आप इससे समझ जाओगे कि ये एडिडास के, नाइक के कुछ ऐसे करके हैं, एक मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है इनके बीच में, बट ये जो सिंबल्स हैं
बिल्ड करते हैं कस्टमर का जो ट्रस्ट है। कंसिस्टेंट आइडेंटिटी क्रिएट करेगी कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी। जैसे कि पीपल ट्रस्ट ब्रांड्स करते हैं टाटा, जैसे कि बिकॉज उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है, आइडेंटिटी है मार्केट में, तो उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट फ्रॉम कंपटीटर्स, ऐसी ब्रांड बनाओ ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कस्टमर से, कंपटीटर से। जैसे कि एप्पल डिफ्रेंशिएट करता है इट सेल्फ थ्रू प्रीमियम डिज़ाइन और इनोवेशन। सैमसंग का अलग डिज़ाइन है, एप्पल का अलग है, सबका अलग अलग डिज़ाइन है, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट कैसे है, दोनों फ़ोन बना रहे हैं लेकिन दोनों डिफ्रेंशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग अच्छी कर पा रहे हैं वो दोनों, इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं। बिल्ड करते हैं कस्टमर की लॉयल्टी, एक अगर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होगी, इमोशनल कनेक्शन होगा, तो आप दोबारा से उसको परचेज करने के लिए जाओगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि स्टारबक्स कस्टमर रिमेन लॉयल बिकॉज वो कनेक्ट करते हैं ब्रांड के एक्सपीरियंस के साथ। फिर है सपोर्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी इंप्रूव करती है एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल। ये क्या होता है, लोग आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आप जो करते हो उससे क्या होता है, आपके जो एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशनल है, उनसे लोग आपकी ब्रांड के साथ मिलजुल पाते हैं, समझ पाते हैं आपकी ब्रांड को, क्योंकि वो बार बार देखते रहेंगे एडवर्टाइज़ के रूप में, यूट्यूब पे, प्रमोशनल वीडियोज़ में, स्पॉन्सरशिप में, तो सब चीज़ें होती हैं। अब ब्रांड्स कैसे रिलेटेड है कंज्यूमर्स के साथ, तो कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रांडिंग का, बिकॉज लास्ट में उन्हीं को तो खरीदना है ये चीज़, लास्ट में वही तो बताएंगी कि आपने जो ब्रांडिंग की वो सक्सेसफुल है या नहीं। तो जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड होती है वो सेटिस्फाई करती है कस्टमर को, उनको ट्रस्ट बिल्ड करती है, इमोशनल अटैचमेंट करती है कस्टमर के साथ। मॉडर्न कस्टमर्स एंड वो सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट कैसा है, लेकिन वो इमोशंस भी देखते हैं उसके साथ, वैल्यूज़ कैसी, एक्सपीरियंस कैसा है, और वो सोसाइटी में क्या वैल्यू रखता है, उसकी जो लग्जरी है या नहीं, वो सब चीज़ देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांड होगा तो वो कस्टमर के साथ सेटिस्फेक्शन क्रिएट करेगा, इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करेगा, रिपीट करेगा परचेज को, आज खरीद लिया फिर से दोबारा वही खरीदने आएगा, इंक्रीज करेगा कस्टमर की लॉयल्टी। मैनी कस्टमर प्रेफर करते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स बिकॉज उनके पास एक ब्रांड की क्वालिटी है और इकोसिस्टम है, ट्रस्ट है। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे कि घड़ी चाहिए तो बोट की चाहिए, कोई भी आइटम्स है, वो सबकी अपनी अपनी ट्रस्ट क्वालिटी होती है। रोल क्या होता है कंज्यूमर्स का ब्रांड में, तो रोल ऑफ कंज्यूमर्स फॉर ए ब्रांड, तो सबसे पहले एक तो ब्रांड की रेपुटेशन क्रिएट करते हैं लोग, फीडबैक देते हैं, फिर ये इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे बायर्स को कि आप भी खरीदो, उसका बहुत अच्छा है, आप अपने फ्रेंड को बताओगे, अगर आपने यूज़ किया तो आप अपने फ्रेंड को बताओगे, देन वो अपने फ्रेंड को बताएगा, तो ये क्या होता है, दूसरे बायर्स को भी आप इन्फ्लुएंस करो, लॉयल्टी बिल्ड करता है और प्रमोट करता है ब्रांड को थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। आपने अपने दोस्त को बताया, उसके दोस्त ने उसको बताया, यहाँ पे आप एक ग्रुप में बैठे हो, आपने बहुत सारे लोगों को बताया, फिर उस ग्रुप के लोगों ने किसी और को बता दिया, यहाँ पे ऐसे चलता रहता है, तो वर्ड ऑफ माउथ कभी न कभी मुंह से निकल ही जाएगा। कंज्यूमर की और ब्रांड की क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे इट रेफर्स टू इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन है बिटवीन द कंज्यूमर एंड ब्रांड, कंज्यूमर और ब्रांड के बीच में इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप किसके थ्रू होती है, एक कंसिस्टेंट क्वालिटी, आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दो, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, और जो गुड कस्टमर सर्विसेज, लास्ट में आपका आफ्टर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करो, इमोशनल कनेक्शन रखो और ब्रांड कम्युनिकेशन करो, ठीक है। फिर आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, तो ये क्या होता है, कंबाइन करता है सारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स को, डिलीवर करता है सिर्फ एक क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज। अब यहाँ पे जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं इनमें क्या क्या आता है, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आती है, पब्लिक रिलेशन आती है, सोशल मीडिया, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। सबका नाम सुना होगा, एडवर्टाइज यूट्यूब, इंस्टा, सब पे करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ठीक से। पब्लिक रिलेशन आप डिनोट करते हो एंड किसी की इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवा लो, सोशल मीडिया पे करवा लो। सेल्स का प्रमोशन एंड डिजिटल मार्केटिंग, कंपनी प्रमोट करती है सेम कैंपेन थ्रू टेलीविजन, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब वीडियो, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट टुगेदर, तो यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, एक ही चीज़ को हर जगह फैला देना। इवैल्यूएशन कैसे हुआ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, तो ये मेजर करता है कि कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं या नहीं। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि जो भी मार्केटिंग कैंपेन किए हम लोगों ने वो इफ़ेक्टिव थे भी या नहीं, ठीक है। ये कैसे मेजर करता है, कंज्यूमर का क्या रिस्पॉन्स आया वो देखने के बाद, सेल्स की ग्रोथ हुई या नहीं, ब्रांड की अवेयरनेस लोगों के बीच फैली या नहीं, लोगों को पता चला कि नहीं ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करती है, मार्केट में क्या रीच है, और सोशल मीडिया एंगेजमेंट, वहाँ पे व्यूज़, वहाँ पे व्यूज़, कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब है नहीं, आप भी करना, ठीक है। कस्टमर की फीडबैक क्या है, और एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव हुई या नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मेजर करती है कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ को, IMC को।
उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ कैसे हुई इंटरनेट जो हमारी आईएमसी की थी वो। तो यहाँ पे हमने देखो इवैल्यूएशन कर लिया और यहाँ पे मीनिंग कर लिया इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का। ग्रोथ कैसे हुई तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ आईएमसी इंक्रीज हुई रैपिडली बिकॉज मॉडर्न जो कस्टमर्स हैं वो मल्टीपल कम्युनिकेशन जो प्लेटफॉर्म्स है वो यूज़ करते हैं। आप इंस्टा भी यूज़ करते हो, आप फेसबुक भी यूज़ करते हो, आप यूट्यूब भी यूज़ करते हो, व्हाट्सअप भी यूज़ करते हो, सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो। तो हर जगह आपको बताना पड़ेगा ना। तो बिज़नेस कंबाइन करते हैं ट्रेडिशनल डिजिटल मीडिया को दोनों साथ। तो कैसे ग्रोथ हुई, रीजन क्या है? ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट जो प्लेटफॉर्म्स है वो इंक्रीज़ करते हैं कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़। ब्रांड्स भी यूज़ करें आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट को एक साथ यहाँ पे सब पे पोस्ट कर रही हैं, रील्स बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं वो लोग। इंक्रीज इन कंपटीशन, ब्रांड्स नीड स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंसिस्टेंट कम्युनिकेट टू कम्पीट इफेक्टिवली। कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। अगर आप एप्पल वाले यूज़ कर रहे हैं हर एक प्लेटफॉर्म का, तो सैमसंग वाले भी कर रहे हैं, नाइक वाले भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो दूसरी कैडबरी वाले हैं ये सब कर रहे हैं, तो नेस्ले वाले भी कर रहे हैं। तो ये सारे कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। इसके लिए स्ट्रॉन्गर बनना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। कस्टमर सेंटरिंग मार्केटिंग करो, बिजनेस फोकस कर रहे हैं कस्टमर की नीड्स क्या है और पर्सनलाइज कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आजकल उनसे डीएम कर देते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फास्टर, ईजियर और मोर इंटरेक्टिव है, तो इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करता है। आपकी जो आईएमसी की ग्रोथ है उसमें इसने बहुत हेल्प किया है। नीड फॉर कंसिस्टेंट ब्रांड मैसेज, कस्टमर इंटरेक्ट करते हैं ब्रांड के थ्रू, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे। कंपनीज़ को सिर्फ एक कंसिस्टेंट मैसेज बनाना चाहिए हर जगह, कि जैसे कि कैडबरी है तो कैडबरी का क्या मैसेज है कि हैप्पीनेस, तो वहाँ पे अब उसको मैसेज बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, एक मैसेज रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नाइक मेंटेन सिमिलर ब्रांडिंग, मोटिवेशनल में टेलीविज़न पे भी, सोशल मीडिया, वेबसाइट, स्टोर्स, हर जगह एक ही ब्रांडिंग होनी चाहिए। तो ये हमारा डन हो गया। तो देखो यहाँ पे हमने यूनिट 1 कर ली इसकी डन, जो कि 1 शॉट थी, और जो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। इसकी जो अगर पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन को पढ़ो, वहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, वो स्टेप्स को फॉलो करो और पीडीएफ ले लो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी पैसा नहीं है। उसके बाद हमारी बात होती है यूनिट नंबर 2, वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी और 1 शॉट भी आएगा जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना एंड डू सब्सक्राइब। सो ऑल द बेस्ट। Subscribe to the channel because it's free. I come up with